ओके, तो आज हमारे बीच में वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट अपूर्व मौजूद हैं, जो कि करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे एक अफसर पोस्ट पे हैं, रैंक वन। मैंने थोड़े दिन पहले इनकी पोस्ट भी लगाई थी। आई होप बहुत सारे लोगों को याद होगा। तो आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना बहुत सारी चीज़ें सीख ली जाएं कि किस तरीके से टारगेट करना है, किस तरीके से तैयारी करनी है। ये एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से 2019-23 का बैच जो था, पर्सनली ट्रेन मैंने इसको करा था और काफ़ी अच्छे से मैं इसको जानता हूँ। और काफ़ी अच्छा समय हम लोगों ने बिताया था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। खासकर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जेई और एई लेवल के टारगेट करते हैं, बट एसएसडी उसके ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही उनको लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो आज मैंने सोचा कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अपूर्व, माइक आपके पास है, अपने बारे में बताइए। और मेरे को ये बताना कि मतलब जैसे बच्चे जो इधर उधर टारगेट करते हैं, एसएसडी कितना अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। So, sir, first of all, I think SSB is a wonderful opportunity, sir. Services Selection Board, जो इसका फुल फॉर्म है, इसका बेसिकली काम यह है कि एक इट्स अ 5 day इंटरव्यू प्रोसेस टू सेलेक्ट पर्सनल फॉर एज एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। तो सर, आई थिंक ये बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज सर हमें किसी भी प्रोफेशन से क्या चाहिए। किसी भी प्रोफेशन से सर जब मैं देखता हूँ तो मुझे चाहिए एक लाइफस्टाइल, एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग और कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट। और आई थिंक वो हर एक चीज़ जो है वो ये ऑप्शन, ये करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो इट्स व्हाई आई थिंक सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो फोकस ऑन दिस। अच्छा, जैसे तुम्हारी रैंक वन आई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, और मेरे को बहुत खुशी हुई थी जब मुझे पता चला था। आई थिंक पिछले साल की बात है, 1-2 साल हो गए। तो सर, जैसे रैंक वन के लिए पहले तो मुझे ये बताओ कि 2-3 चीज़ें। एक तो रैंक वन के लिए प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती, क्या माइंडसेट होना चाहिए, और उससे पहले एसएसबी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, खासकर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जैसे आपने किया हुआ है, तो उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और क्या तरीका होता है, ज़रा उसको थोड़ा सा बताओ जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में हैं इस समय। सर, तो सर सबसे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेता हूँ तो सबको क्लियर हो जाएगा, एंड देन मैं अपने बारे में बात करता हूँ कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड द स्टोरी बिहाइंड एआई वन सर। तो सर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, बहुत बहुत तरीके की एंट्रीज है सर, जिससे तीनों आर्म्स में जाया जा सकता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना। इनके जैसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। एनडीए होता है जो कि 19.5 साल तक की उम्र तक आप भर सकते हो, और सीडीएस, एफकेट और जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं ये आप ग्रेजुएशन के बाद भर सकते हो, अपने फाइनल ईयर में भर सकते हो। इसमें से कुछ एंट्रीज होती हैं, टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, जिसमें जिसमें मैंने ज्वाइन किया था, दैट्स अ टेक्निकल एंट्री। एंड इसके लिए अप्लाई अप्लाई आप साल में 2 बार कर सकते हो, हर एक एंट्री के लिए। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं सर एवरी ईयर टू अप्लाई फॉर इट। एंड एक इसके सिलेक्शन फेजेस मेनली 3 फेजेस में होता है सर। सो फर्स्ट होता है रिटन फेज, जहाँ पर आप एग्जाम राइट करते हो, जो कि मेनली कंडक्टेड बाय यूपीएससी होता है, या फिर इन सम केसेस द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इट। जैसे यूपीएससी कंडक्ट्स एनडीए एंड सीडीएस है, सिमिलरली द एयरफोर्स कंडक्ट्स एफकेट। एंड सिमिलरली जो इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, लाइक मैनी अदर यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट्स क्वाइट होलिस्टिक इन नेचर। जैसे कि आप जीके भी आ सकती है, मैथमेटिक्स भी आती है, एप्टीट्यूड भी आता है, इंग्लिश स्किल्स आती हैं। तो जैसे हम एसएससी जेई में देखते हैं कि इट्स इट्स अ कंप्लीट पैकेज ना सर, वैसा ही कुछ इसका भी रहता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ सिलेबस की, मोटे मोटे तौर पर सर ये जीके, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, और इसके अलावा जनरल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। जीएस, जनरल जनरल साइंस लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एंड दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं सर, तो रिसोर्सेज जनरली इसके बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी सर। लाइक नहीं, अगर जैसे आप मैं प्रीवियस ईयर बीच में पेपर्स देखें। पूछना चाहूँगा, जैसे अभी तुमने बताया कि जैसे जीएस नॉन टेक पोर्शन काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। इसमें यस कितना सर। कितना पोर्शन रहता है, टेक्निकल कितना आता है और नॉन टेक कितना पोर्शन रहता है? सर फॉर टेक्निकल एंट्री सर, अगर टेक्निकल एंट्री की बात करूं जिसमें बीटेक के बाद जाते हैं, तो वहाँ पर एक एडवांटेज ये मिलता है कि वहाँ कोई भी रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होता। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपसे सिर्फ इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। जैसे कि मेरा हुआ था कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके जब मैं गया, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो टेक्निकल हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे बीटेक से पूछे थे, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे सब्जेक्ट से। बट जो रिटन एग्जाम्स होते हैं सर, जैसे डायरेक्ट सीडीएस, एनडीए, यहाँ पर टेक्निकल पोर्शन एज सच बीटेक से आपका कुछ नहीं आएगा। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की और एप्टीट्यूड की, हो तो वो ज़्यादा आएगा। और बाकी जनरल साइंस में सर आपका हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स इक्वली डिवाइड होते हैं, और ज्योग्राफी भी।
25% वेटेज होता है सर फॉर ऑल फोर ऑफ दीज। एंड टोटल जो होता है वो 200 मार्क्स की होती है जीएस। तो इट्स लाइक दिस। इसके अलावा सर अगर मैं बात करूँ कि एसएसबी के अंदर क्या होता है, क्योंकि सर रिटन मोस्टली क्लियर कर लेते हैं विद सम प्रिपरेशन, बट जहाँ पर मुझे लगता है ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है वो है एसएसबी। तो एसएसबी एक 5 डेज का प्रोसीजर होता है सर। तो रिटन एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हो तो 5 डेज के लिए यू आर कॉल टू एनी ऑफ द सेंटर। तो बहुत सारे सेंटर हैं, हर सर्विस अपने मेंटेन करती है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। एंड व्हेन यू गो टू दिस एसएसबी, पहले दिन आपकी स्क्रीनिंग होती है सर। तो अगर फर्स्ट डे आप सेलेक्ट हो जाते हो देन यू स्टे देयर फॉर 5 डेज फॉर द रेस्ट ऑफ द टेस्टिंग। अदरवाइज यू आर सेंट बैक टू होम ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। अच्छा, पहले नाउ दिन ही हटा स्क्रीनिंग में, देते हैं अगर मतलब उनका आपने नहीं यस निकाला? सर, ओके। यस सर। तो इट्स क्वाइट हार्ड ब्रेकिंग ऑल्सो सर, मतलब हार्ट शैटर हो जाता है उसमें फर्स्ट दिन में। बट इफ यू गेट इट थ्रू तो उसमें कुछ नहीं होता सर। फर्स्ट दिन में बस एक ग्रुप डिस्कशन होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे ऑफिसर इंटेलिजेंट क्वेश्चन टेस्ट कहते हैं। तो उसमें आपकी इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं। और इसके अलावा सर एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है छोटा सा, जिसमें एक इमेज के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है इस लिमिटेड टाइम में, एंड देन यू हैव टू नरेट इट। और फिर उसके ऊपर ही ग्रुप डिस्कशन होता है सर। और आपके इस परफॉर्मेंस के ऊपर आपको फर्स्ट डे रिटेन करना है या नहीं करना है, दैट डिसीजन इज मेड। So in case you are selected or basically screened in, so you are staying there for the next 4 or 5 days. नाउ सर अगला जो होता है टेस्ट वो होता है साइकोलॉजी टेस्ट। इसमें प्रॉपर 3 घंटे सर सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, रिगरस। इसमें आपको बहुत सारी सिचुएशन दी जाती हैं, हाउ यू विल बी रिएक्टिंग टू दी सिचुएशंस। आपको बहुत सारे अगेन पिक्चर्स दी जाती है जिससे आपकी स्टोरी बनवाते हैं, और उससे आपको प्रिडिक्ट करते हैं कि आप किस सिचुएशन में कैसे थिंक करोगे। एंड इसके अलावा आपका खुद का एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है सर, जिसमें आप अपने बारे में लिखते हो, एंड बेस्ड ऑन हाउ मच इट मैचेस द वन इमेज which is made by the assessor, कि इमेज असेसर आपके बारे में क्या कंक्लूजन निकल पाए, अगर वो उससे मैच कर रहा है देन दैट्स द पर्पस सर। कि बेसिकली कि डू यू नो योर सेल्फ एंड हाउ मच यू नो योर सेल्फ। So that is the main psych behind this conducting this whole psychology test. It filters out कि आपकी clarity हो thinking में, आपके पास reasonable skills हो, common sense हो, basically sir these things, courage and bravery, which are all required in the services sir. नेक्स्ट इज, अगर आप साइक में हो जाते हो ना सर, अब कोई भी टेस्ट होता है उसमें बाहर नहीं करते आपको। अब आप पूरे 5 दिन सारे टेस्ट दोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे जब पूरे प्रोसीजर के एंड में एक कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर सबका असेसमेंट होता है कि वेदर टू सेलेक्ट यू और नॉट। साइकोलॉजी के बाद सर यू आर सेंट फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू। सो एज आई टोल्ड, जो टेक्निकल इंटरव्यूज होती हैं सर, जैसे जो बीटेक के बाद आते हैं सीधे, वो उनका टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकली इंटेंस होता है, बिकॉज दे आर टेस्टेड ऑन देयर बीटेक नॉलेज। तो जैसे यू माइट बी आस्क्ड ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। तो फॉर लाइक इलेक्ट्रिकल, मेरे ख्याल से मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दीज एंड नेटवर्क एंड कंट्रोल सिस्टम सर, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट आर सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एंड मतलब ये वो ऑल्सो सर, सब्जेक्ट हैं जिस पे मतलब जो मैं भी अक्सर बताता रहता हूँ कि आपको जिसके फोकस करना है मतलब। राइट सर। ऑल्सो सर जो एक बहुत ही मैं देखता हूँ जो कैंडिडेट्स होते हैं सर, उनके द्वारा एक बहुत ही कहते हैं ना सर, कम फोकस रहता है जिसको, वो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। यूजुअली सर हम कॉलेज में इतना ध्यान नहीं देते फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे, बट इंटरव्यू में इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या किया था, डू यू नो अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल। एंड इसके अलावा आपने जो हम ट्रेनिंग लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं थर्ड ईयर में सर, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने यूपीपीसीएल से किया था, तो आई वाज आस्क्ड अबाउट 33 केवी पावर प्लांट्स एंड सच थिंग्स सर। तो मैंने इक्विपमेंट के बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे अपने इंटरव्यू में। नाउ इंटरव्यू के बाद सर देर आर टू डेज ऑफ टेस्टिंग कंडक्टेड सोलली फॉर जीटीओ। तो जीटीओ क्या है सर, जो चीज़ आपने पेपर पे प्रूव करी है अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने माइंड के बारे में, द सेम थिंग हैज़ टू बी रिफ्लेक्टेड ऑन ग्राउंड। बिकॉज सर जो सर्विसेज का जो नेचर है काम करने का, वो ऑन ग्राउंड है ज़्यादातर। तो यू आर लीडिंग मैन ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल दिए जाते हैं और कुछ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जिसमें आपको ब्रिजेस बना के या छोटे मोटे इंजीनियरिंग जुगाड़ कहते हैं ना सर, जैसे कैंटिलीवर वगैरह बना के आपको उसे पार करना होता है लिमिटेड टाइम में, और लोगों को लीड करना होता है। बहुत वेरियस टेस्टिंग होता है, एक इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट भी होता है जिसमें आपका थोड़ा सा फिजिकली फिट होना ज़रूरी है उसके लिए, ताकि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फाइनली एक दो ग्रुप डिस्कशन होते हैं जिसमें आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करी जाती है, और ग्रुप डायनेमिक्स चेक करे जाते हैं कि आप ग्रुप में कैसे बिहेव करते हो, हाउ डू यू बिहेव इन ग्रुप। तो
बेस्ड ऑन दैट सर आपकी एक इमेज बनाई जाती है तीनों असेसर के द्वारा। ये तीनों टेस्ट सर तीनों डिफरेंट असेसर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट अच्छा। फ्रॉम डीआरडीओ टेक्स साइकोलॉजी टेस्ट। इंटरव्यू ऑफिसर जो होता है सर, ही इज एन ऑफिसर फ्रॉम द सेम सर्विस, एंड अगेन जीटीओ इज अनदर ऑफिसर फ्रॉम द सेम सर्विस। तो एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट होता है, दो अफसर होते हैं, दे थ्री आर द मेन असेसर्स फॉर यू। और कॉन्फ्रेंस के दिन दे ऑल थ्री ऑफ देम दे मीट एंड दे शेयर देयर असेसमेंट अबाउट यू। And if you are passed by either two of them or three of them, then you are cleared by the board to for the further process है। तो आपका एसएसबी तब क्लियर हो जाता है अच्छा जी, जैसे तुम्हारी जो रैंक 1 आई थी, वो ये सर। 5 दिन का स्टेप प्रोसेस करने के बाद वाली रैंक थी, या जो एंट्री में ही तुम्हारी रैंक 1 आई थी? सर मेरी 5 दिन का प्रोसेस करने के बाद एयर वन आई थी सर, जो होल अच्छा, अच्छा। कंबाइंड प्रोसेस होता है। होल कंबाइंड तो प्रोसेस था, ओके। यस सर। तो सर उसके बारे में मैं अगर बताऊं सर कि उसके पीछे क्या स्टोरी थी, तो व्हाट आई डिड डिफरेंट। एक चीज़ और बीच में इंटरप्ट करूँगा। यस सर प्लीज मेरे को ये चीज़ प्लीज। जाननी थी, जैसे अभी तुमने बताया कि जैसे तुम बीटेक करके गए तो रिटेन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू यस सर। पहुँच गए थे। तो जो यस सर। इंटरव्यू है, क्योंकि अभी आगे तुम फिर प्रोसेस बताओगे, मैं इसी में जोड़ना चाहूँगा कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस था तुम्हारा, जिसमें तुम क्लियर करके गए हो, उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करो ज़रा, किस तरीके का इंटरव्यू था, टेक्निकल बेसिस पर क्या पूछा गया, राइट सब्जेक्ट सर। इम्पोर्टेंट? राइट सर। सो सर मैं 2 बार जब रिकमेंड हुआ हूँ अपने एसएसबी में। फर्स्ट टाइम जब मैं नेवी के इंटरव्यू में गया था सर, तो मेरी ब्रांच थी नेवी इलेक्ट्रिकल, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था। तो नेवी इलेक्ट्रिकल में मेरे से इंटरव्यू में क्वेश्चन ज़्यादातर मशीन से पूछे थे। बिकॉज शिप्स में काम यूजुअली सर ऐसा ही होता है, मशीन्स का बड़ी बड़े मोटर्स होते हैं, प्रोपेलर्स होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था इंटरव्यूअर ने, हाउ द मशीन्स वर्क, क्या कैसा टॉर्क स्पीड कर्व्स होते हैं। एंड उस पर ट्रिक क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, कुछ सर्किट्स भी बनवाए थे मुझसे। तो इसके अलावा सर व्हेन आई वेंट फॉर द आर्मी, तो काम क्योंकि अलग हो गया सर थोड़ा सा। तो उस टाइम मुझे ज़्यादातर काम था पावर सिस्टम्स का। तो मुझे पावर सिस्टम से पूछा कि हाउ किसी इलेक्ट्रिकल मतलब आजकल जो सोलर पैनल चल रहे हैं इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिक्स पावर सिस्टम के, पावर फैक्टर, रेजोनेंस, ये सब बेसिक्स जो होते हैं। बाकी सर इसके अलावा आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, जैसे कि नेटवर्क हो गया या फिर कंट्रोल हो गया, जो कि बहुत बेसिक सब्जेक्ट माने जाते हैं, दे शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बिकॉज ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रैंडमली आपके ऊपर थ्रो करते हैं, टू जस्ट टू सी कि आपको बेसिक्स का पता है या नहीं। क्योंकि कोर तो सर ठीक है, आई नो कि बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं, बट ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पोर्शन को मिस कर मतलब देते एक हैं। तरीके का, जिसे कहते हैं कि इंजीनियरिंग माइंडसेट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, कि राइट सर। मतलब तुम्हें जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, कंट्रोल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि काम कैसे एग्जैक्टली करते हैं, ठीक है, हाउ दे विल वर्क। भले ही सर। तुम बहुत ज़्यादा उसके डीप में ना उतरो, बट बेसिक बेसिक तुम्हें पता हो सारे सब्जेक्ट का। यस सर। यस सर। ओके। एंड स्पेसिफिकली सर कोर सब्जेक्ट्स में व्हाट आई पर्सनली ऑब्जर्व कि आपको एप्लीकेशन बेस ज़्यादा पता होना चाहिए। आप एप्लीकेशन जस्ट यू बेस्ड। कैन। यस सर। सो फॉर इंस्टेंस कि अगर इफ आई एम यूजिंग स्विच गियर समवेयर, तो उसका क्या क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्हाई आई एम यूजिंग दिस, व्हाई इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बीइंग यूज्ड, क्या काम है उसका, हाउ इज इट इंप्रूविंग थिंग्स। तो थिंग्स लाइक दिस, हाउ इट विल मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके का इम्पैक्ट कैसे कह सकते पड़ेगा। हैं कि थोड़ा-सा आपको बेसिक ये चीज़ पता होनी चाहिए, केवल टॉपिक के बारे में नहीं, कि वो कैसे राइट। फिट हो रहे हैं पिक्चर के अंदर। जैसे मैं बहुत बार राइट कोशिश सर। करता हूँ कि लेक्चर्स में अपने बताता हूँ कि आखिर हमने जैसे SF6 यूज़ कर रहे हैं सर्किट ब्रेकर, तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ऑयल वाला क्यों हटा दिया, या वैक्यूम वाला एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्यों हाँ रिप्लेस करें, एग्जैक्टली सर। है ना? क्योंकि मैं देखता हूँ यस। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे बहुत सारे ना केवल टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते हैं। अब टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने पे जैसे उन्होंने एयर ब्लास्ट पढ़ लिया, SF6 पढ़ लिया, बट जो बीच का जो मिसिंग लिंक होता है ना, कि आखिर हम लोग SF6 पे क्यों गए जब हमारे पास ऑलरेडी एयर ब्लास्ट था, ये बच्चे नहीं पढ़ते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मुझे लगता है, जैसा तुम बता रहे हो। टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पूरी पिक्चर कैसे काम कर रही है, सारे पीसेस फिट कैसे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। यस ओके, सर। आगे कंटिन्यू करूँ? सो सर इंटरव्यू में मेनली ये तो हो गया बिल्कुल टेक्निकल पूछना, और सर एक जो चीज़ मुझे लगा, प्रोजेक्ट सर इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट के ऊपर सर फॉर इंस्टेंस मैंने आपके अंदर ही प्रोजेक्ट किया था सर, तो सोलर फोरकास्टिंग के ऊपर, और वो मेरे अभी भी बहुत काम आता है सर। बट वो सोलर फोरकास्टिंग के ऊपर सर मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज, जैसे हम लोग सर उस टाइम पे वीएसजी पे काम कर रहे थे, वर्चुअल सिंक्रोनस जनरेटर पे। तो आई ऑल्सो इंक्लूडेड दैट पार्ट कि सर हाउ वाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों सोलर पावर को अभी हम इतना ज़्यादा अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसमें जो फ्रिक्वेंसी चेंजेस आ जाते हैं लोड के अप डाउन होने से, उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, गवर्नर सिस्टम की प्रेजेंस अच्छे से नहीं है अभी, जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक में देखते हैं, आगे चीज़ें देखते हैं। तो ऐसी चीज़ें सर व्हाट आई फेल्ट कि अगर मैंने डिटेल में उन्हें बताया तो इट विल गिव यू ब्राउनी पॉइंट्स।
it gives you a positive impact in the mind of interviewer कि at least this guy knows what he's doing. तो मैंने प्रोजेक्ट पे कुछ काम किया, आई वाज परफेक्टली अवेयर अबाउट कि मैंने इसमें कोडिंग कैसे करी है, कौन सी एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन यूज करी है, तो क्यों करी है, एंड हाउ इज द कर्व चेंजिंग, फ्रिक्वेंसी में कर्व कैसे चेंज होता है अगर मैं लोड में अप या डाउन करता हूँ, तो क्या इंपॉर्टेंस है वीएसजी की बेसिकली। तो थिंग्स लाइक दिस सर मुझे लगता है प्रोजेक्ट के लिए ट्रेनिंग भी होती है सर हमारे थर्ड ईयर में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज मैंडेटरी इन एवरी इंजीनियरिंग। तो आपको पता होना चाहिए इफ यू हैव डन सम इंटर्नशिप समवेयर व्हाट वाज योर रोल देयर, एंड आपने क्या ऑब्जर्वेशन की वहाँ पर, व्हाट थिंग्स वर नॉट राइट देयर, व्हाट थिंग्स वर गुड देयर विच मे बी इम्प्रूव्ड। तो फॉर इंस्टेंस जैसे मैं जाता था सर 33 kV वाला हमारा यहाँ पर वो है सर ट्रांसफार्मर लगा है, तो सब यूनिट है सर यहाँ पर। तो आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पर जो वायर्स है उनके ऊपर प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं है, जो केबल्स ट्रांसफार्मर घुस रहे हैं, और काफ़ी बार जब बारिश वगैरह होती थी शॉर्ट सर्किट्स एंड ऑल्सो कोरोना लॉसेज होते रहते थे, मैं देखता था सर। एंड पीपल ऑल्सो माइट ऑब्जर्व हमारे आसपास निकेड वायर्स होते हैं, उसमें स्पार्किंग होती रहती है, बट नो बडी गिव्स लॉट ऑफ फोकस देयर। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, तो आई टुक इट टू द असिस्टेंट इंजीनियर देयर एंड आई डिस्कस दिस टॉपिक विद हिम। तो मैंने उसे ठीक करवाया वहाँ पर कि सर यहाँ पर प्रोटेक्शन थोड़ी लगनी चाहिए, someday it might convert into a big accident. So I made some changes in the place where I was training. So you should tell these aspects also to the interviewer so he knows कि आप observe कर रहे हो, learning from things. ओके, ओके। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, मैं जैसे तुम बता रहे हो, मैंने देखा यार बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये चीज़ करते हैं, मतलब जो लैब वर्कशॉप करके आते हैं या जो ट्रेनिंग करके आते हैं, तो ये चीज़ मैंने भी लैग करी देखी थी बच्चों में कि उनको क्या है कि वो 4-5 दिन के लिए गए, उन्होंने बस विज़िट करा वहाँ पर, और उन्होंने देख लिया भाई अच्छा ये ट्रांसफ़ार्मर है, ऐसे-ऐसे तार हैं, ऐसे-ऐसे कंडक्टर हैं, ये ट्रांसमिशन टावर हैं, बस। ठीक है? और मैंने देखा कि वो लोग ये चीज़ सब उनको आइडिया नहीं होता कि कैसे काम करता है। इसी को दूर करने के लिए मैंने एक सब स्टेशन सीरीज़ जो बनाई थी, प्लान करी थी, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे जैसे यूपीसीएल या किसी एग्ज़ाम के लिए करते हैं, तो मैंने देखा उससे भी बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में उसके ऊपर वो सीरीज़ मैंने तैयार कर रखी है। तो जैसे मान लेते हैं कोई सब स्टेशन जाता भी है, और जैसे तुमने यूपीपीसीएल से करी, तो उसकी जो डिटेलिंग है, जो हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि साइट पे जो इंजीनियर्स होते हैं वो इतने आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। तो अगर वो चीज़ बच्चों को मिसिंग है, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो वो सब स्टेशन सीरीज़ से वो चीज़ गैदर कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही इंटरव्यू में मैंने देखा सब स्टेशन सीरीज़ जो है वो इंटरव्यू के लिए तरीके से ही मैंने तैयार करी है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं जिनको अगर डाउट रहता है, तो वो सब स्टेशन सीरीज़ देख के वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो आगे चलते हैं अपूर्व, ये चीज़ जैसे आपने बताई, तो उसके बाद जैसे आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? सिलेक्शन के सर जो प्रोसेस था, मैं माइंडसेट जानना चाहूँगा कि जो रैंक 1 वाला बच्चा जो होता है, उसका क्या माइंडसेट होगा? ऐसा क्या आप दिमाग में क्या चला वो 5 दिन जो रिगरस प्रैक्टिस थी, उसमें क्या चीज़ आपके दिमाग में चलती रही? सर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई मस्ट से, बिकॉज आई टेल यू सर क्या होता है कि मैं, ऐसा नहीं है सर मैं कि जब भी एसएसबी में गया हूँ आई वाज सिलेक्टेड, आई वाज रिजेक्टेड लॉट ऑफ टाइम सर। मतलब मैंने 11 अटेम्प्ट दिए, उसमें से सिर्फ 2 बार सेलेक्ट हुआ सर। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि इट इज़ समथिंग कि यू आर बॉर्न विद इट, नहीं सर। तो व्हाट हैपेंस इज, जो मैंने देखा डिफरेंट इन माइंडसेट सर, जो मैं जब मैं फेल होता था या जस्ट बेयरली पास हुआ वर्सेस द ईयर वन, वाज द थिंग दैट आई नेवर गिव अप सर। मैंने ये पेपर में भी देखा सर, हम गेट की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी जेई की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, एंड व्हाट हैपेंस इज आप इसके चक्कर में पूरे पेपर में एफर्ट नहीं डालते। मैंने होते हुए देखा सर अपने आप सामने। और सिर्फ हमारे फील्ड में नहीं, किसी फील्ड में आप देखिए सर, एक परसिस्टेंसी बहुत रिक्वायर्ड है। एसएसबी इज अ 5 डे प्रोसेस। 5 डे के अंदर 3 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट में मल्टीपल बैटरीज होती है टेस्ट की, आपका जीटीओ में ही कितने सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई एक टेस्ट खराब चला जाता है, तो इट शुड बी योर इनिशिएटिव कि यार मुझे छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे, योर परफॉर्मेंस विल कीप गोइंग डाउनवर्ड्स, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि कोई सिंगल टेस्ट डज नॉट डिसाइड योर रिजल्ट। इट इज द होल कलेक्शन ऑफ द असेसमेंट जो कि हर टेस्ट से ली गई है, उसको जोड़ जाड़ के जो भी है आपका असेसमेंट बनाया जाता है। इफ योर मार्क्स आर क्लियरिंग द कट ऑफ मार्क्स देन यू आर पास। तो फर्स्ट थिंग तो सर मैंने ये देखी। सेकंड सर, आई फील ज़्यादातर फोकस हमारा रहता है प्रिपरेशन पे जब हमारे पास आ जाता है एग्जाम। कोई भी एग्जाम हमारे से 2-3 महीने दूर होता है, वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। इट वाज नॉट द केस विद मी सर। मैं प्रिपरेशन बहुत टाइम से कर रहा हूँ, सिंस आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज।
तब से सर आई वाज प्रिपेयरिंग 5 years ऑफ दिस टाइम आई ओनली यूटिलाइज फॉर प्रिपरेशन। कॉलेज में जाता था सर तो आई स्टिल रिमेम्बर हर दिन मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो आई मस्ट हैव सम टास्क, या तो मैं कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करूंगा, सर को पता है। आई वाज इधर इन एनएसएस डिबेट हर जगह सर आई वुड बी देयर, आई वुड बी इधर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, हर चीज में कहीं कहीं ना कहीं किसी तरह इनिशिएटिव लेना था, लर्न करना था। सर ने वर्कशॉप भी चलाई थी बहुत अच्छी अन्वेषा करके, मैंने आई वॉलंटियर फॉर इट। तो थिंग्स लाइक दिस दैट कीप ग्रोइंग यू। तो व्हाट माय मैसेज टू एवरीबॉडी इज रिगार्डिंग दिस माइंडसेट शुड बी कि आपको ग्रो करना है लंबे टर्म में। अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रो करने का माइंडसेट रखते हो सर, तो सक्सेस इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, इट जस्ट बिकम्स नेचुरल, वो आ जाएगी अपने आप। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वो आएगी ही आएगी। इसके अलावा सर व्हाट आई आल्सो फील इज देयर सम आल्सो स्पार्क दैट इज नीडेड। फेथ होना चाहिए सर अपने आप में, आपको लगना चाहिए कि इफ आई पुट इन सम वर्क आई विल गेट देयर। तो आई थिंक ये 2-3 चीज़ें सर जो डिफरेंस बनाते हैं एक एआई वन में और एक एवरेज कैंडिडेट में। अच्छा, एक चीज़ मतलब जो मैंने जो देख रहा था मेरे दिमाग में आई कि मतलब जैसे अभी तुम शुरुआत का बता रहे थे, तो इट इज़ लाइक जैसे कि पेशेंस वाली बात तो बिल्कुल एक जैसे 5 डे का टेस्ट मैच होता है ना, बिल्कुल मुझे लगता है कुछ एग्जैक्टली। उस तरीके का है कि मैंने एक चीज़ जो मेरे को हमेशा इंस्पायर करती है टेस्ट मैच से, वो ये क्वालिटी है कि जब भी हम टेस्ट मैच देखते हैं तो हो सकता है कोई 1-2 दिन आपके ख़राब चले जाएँ, हो सकता है कुछ दिन आपके उतने अच्छे नहीं गए हों। लेकिन आप अगर आप वो दिन अच्छे से एक दिन खराब गया, आपके विकेट ज़्यादा गिर गए या सामने वाले ने रन ज़्यादा बना दिए, बट जो बचे हुए दिन हैं, वहाँ पे भी आप कवर कर सकते हो। एक टीम जो 3 दिन हार रही होती है, वो बचे हुए 2 दिन में भी जीत सकती है। जैसे अभी इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट था, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि लग रहा है इंडिया जीत रही है और इंग्लैंड हार रही है, लेकिन एंड में इंग्लैंड जीत गई, मतलब सेम। यस सर। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि 5 डे प्रोसेस है, तो अगर तुम्हारे 1-2 दिन, हम्म, 1-2 टेस्ट खराब भी निकल जाएँगे, मैच अच्छा नहीं खेल पाए, रन नहीं बना पाए, तो दोबारा से रिकवरी का मौका मिलेगा अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है कि मतलब सही यहाँ से बात। भी जीता जा सकता है। दैट शुड बी योर माइंडसेट। हाँ। इनफैक्ट सर मुझे इससे आपकी कही एक बहुत अच्छी बात याद आती है सर। सर एक टाइम था व्हेन व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट एंड और सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, और मेरा एनडीए का आखिरी अटेम्प्ट था सर दैट टाइम पे, एंड आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम एफएसबी गांधीनगर। तो इट वाज अ ड्रीम शैटर्ड फॉर मी। और उस टाइम पे सर जब सारे बच्चे यूजुअली दे आर ईदर एंजॉयिंग देयर फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ है ना, या फिर दे आर डूइंग एनीथिंग सर, उस टाइम पे आई वाज कमिंग फ्रॉम देयर क्राइंग। तो वो भी एक टाइम था सर, आई हैव सीन दैट टाइम आल्सो कि जब मैं ट्रेन में आ रहा था रोना ही नहीं रुक रहा था कि यार आखिरी अटेम्प्ट था एंड आई जस्ट कुडंट मेक इट। तो अभी आई एम स्टक हियर। तो इट वाज लाइक दिस एंड बट देन अगेन दैट टाइम आल्सो केम व्हेन आई वाज रैंक वन सर। तो एक सर मुझे सर की बात बहुत अच्छी याद आती है, सर ने कॉलेज में बताया था मुझे कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, हर दिन एक जैसा नहीं जाता सर। आप किसी दिन बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर लोगे, और किसी दिन आपको लगेगा आज उतना मेहनत नहीं हो पाया या आज उतना काम नहीं हो पाया। द की इज की नॉट गिव अप, नॉट गिविंग अप सर। मतलब अगर आप डेली बेसिस पे कंटिन्यू करोगे तो आप एवरेज देखोगे आपका ग्राफ ऊपर ही जाना चाहिए। और मुझे याद है सर आपने कहा था अगर इनिशिएटिव इतना ही रहना चाहिए ग्राफ ऊपर जाए, ये रुकने, ये नीचे या स्टेबल नहीं रहना चाहिए। तो अगर ऊपर जा रहा है इट विल कम। और सर आपने एक एनालॉजी भी दी थी, अगर पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर सर, एक बिल्डिंग है और पानी बढ़ रहा है और आप हेलीकॉप्टर आता है वो ले जाता है कुछ लोगों को, योर टर्न विल आल्सो कम। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस सर, आपने क्लास में दिया था। बहुत अच्छा एनालॉजी था सर, आई केप्ट वर्किंग उसी को याद रख के, एंड फिर एक दिन हेलीकॉप्टर आया मेरे को भी ले गया सर। नहीं, नहीं सही है, लेकिन उसके लिए मैंने ये क्लास में मुझे याद है, आज भी मैं बच्चों को समझाता हूँ। कई-कई बार एनालॉजी ना एकदम से रैंडम आती हैं, बट ये एनालॉजी मैं आज भी बच्चों को कहता हूँ और उसके लिए आपको बिल्डिंग के टॉप पे होना ज़रूरी है। द एग्जैक्टली। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तुम देखो, तुम हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, हेलीकॉप्टर नहीं चला रहे हो, हेलीकॉप्टर पायलट चला रहा है, वो तुम्हें लेके जाएगा, राइट। वो एक प्योर लक है आपका। लेकिन वो लक तुम्हारे लिए काम तभी करेगा जब छत तक पहुँच जाओगे। अगर बाढ़ आई हुई है और एग्जैक्टली। आप ऊपर ही नहीं चढ़ोगे, आपका काम है हर दिन एक जीने चढ़ के ऊपर तक पहुँचना, जिससे कि जब ऊपर तक हेलीकॉप्टर पहुंचना। तुम्हारा हेलीकॉप्टर आए, तो तुम छत पे दिखो तो, एंड यू आर एग्जैक्टली। देयर। तो तुम्हें इस बार थैंक यू। ले गया हेलीकॉप्टर, पहले नंबर पे ले गया। अच्छा, एक थैंक चीज़ यू। अपूर्व ये बता दो मेरे को जाते-जाते, बच्चों के लिए क्या टिप देना चाहोगे जो खासकर जो सेकंड ईयर में हैं और जो मतलब जैसे अभी मैंने बताया बहुत सारे बच्चे जेईई को टारगेट करते हैं और इस नहीं ध्यान देते। तो एक तो ये तुमने बताया कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और नेशन को सर्व करने से अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि बाकी आप कोई भी फील्ड में हो, वो जो प्राउड का जो फीलिंग है, वो मुझे नहीं लगता कोई भी काम आपको देता है। और मैं भी जितने भी जैसे मेरे से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी जगहों पर हैं। बट जो फीलिंग मेरे को तेरे से बात करके आती है, जो फीलिंग मेरे को तेरे को सोच के आती है कि हाँ, एक स्टूडेंट मेरा जो है वो नेशन को सर्व कर रहा है,
वो फीलिंग मुझे नहीं लगता कि कहीं और से कोई और सिलेक्शन देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस पर्पस के तौर पे अगर हम देखते हैं कि बच्चों के लिए लास्ट में क्या वो टिप है जो तुम दे सकते हो या जो उनको लास्ट मैसेज देना चाहोगे? सर, एस आपने काफ़ी अच्छे वर्ड्स का थैंक यू सो मच सर, बट जो मैं चीज़ कहना चाहूँगा सर, सेकंड ईयर में जो खासकर बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं, व्हाट आई फेल्ट कि यू मस्ट हैव वन पर्पस इन योर लाइफ। अगर आप ड्रीम करो तो ड्रीम देख सर, मतलब देयर इज नो पॉइंट बीइंग मीडियोकर एंड वर्किंग हार्ड। इधर आप रायता फैलाने वाली जॉब में होने चाहिए या रायता समेटने वाली जॉब में होने चाहिए, तो बीच में रहने का मतलब नहीं है सर, रायता मत बनना। तो व्हाट आई वांट टू से सर कि जैसे अभी आपने लक पे भी बात की थी सर, लक काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, बट अगेन उसके लिए सीढ़ी चढ़नी पड़ती है हर रोज। सर, आई जस्ट शेयर वन स्मॉल एनेक्डोट। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, आई वाज नॉट अवेयर मच कि ऑफिसर एंट्रीज क्या होती हैं, और अदर रैंक्स भी होती है सर सर्विसेज में, तो उसके लिए भी एंट्रीज होती हैं। तो मैं आई जस्ट वेंट फॉर अ नेवी एंट्री फॉर सेलर, becoming another rank in the navy. तो आई गॉट सेलेक्टेड देयर, बट आई सॉ एन ऑफिसर, उसने मेरे को देखा, उसने देखा ये बंदा थोड़ा ठीक ठाक है इंटेलिजेंस में, तो उसने मेरे को कहा यार यू शुड ज्वाइन एज एन ऑफिसर। तो मैंने कहा सर, वहाँ तो मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ। तो उसने मुझसे यही कहा था कि अभी तू अपना टाइम वेस्ट मत कर, यहाँ से वापस जा। ही सेंट मी बैक, ही डिडंट entertain me, and उसने कहा यू कैन डू मच बेटर, एंड years later I got selected। तो पॉइंट ये सर कि अगर आप कीप वर्किंग, इफ यू कीप वर्किंग, रिजेक्शन भी आएंगे। आई एम नॉट सेइंग रिजेक्शन नहीं आएंगे, उनका आना बहुत ज़रूरी भी है सर, रिजेक्शन का आना। सो यू लर्न योर थिंग्स, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कीप वर्किंग हार्ड, और जब आप कॉलेज में रहते हो सर, इट इज़ वेरी इजी टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड। कॉलेज में सर हर कोई कुछ ना कुछ नया कर रहा होता है, कोई नाचने में अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होगा। फाइंड योर थिंग, आपको किस में अच्छा होना है, और वैसी कंपनी के साथ रहो। तो अगर आप उस कंपनी में रहते हो अच्छी, तो आप इवेंचुअली यू विल कीप वर्किंग, यू विल स्टे मोटिवेटेड सर, और अच्छा ही होगा सर लास्ट में। ये फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो कंक्लूड कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा बीता और समय, और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम निकाल के, जैसे मैं ये वीडियो जब पोस्ट कर दूँगा अपने चैनल पे, तो अगर कोई सर, क्वेरी आती है तो उसमें तुम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करना, जैसा आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी रहती है। श्योर सर, और श्योर। दूसरी बात, अगर बच्चों के लिए कि अगर कोई क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं, अगर मेरे पास अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक हम लोग पार्ट 2 का भी शूट करेंगे, डिपेंड ऑन कि बच्चे श्योर कितना क्वेश्चंस उठाते हैं। अगर उनको सारे श्योर आंसर मिल गए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? और जाते-जाते थैंक श्योर यू सर। कीमती समय देने के लिए और बच्चों को टिप्स प्लेजर देने इज के ऑल लिए। माइन सर। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा यार। और ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है या कोई भी आप चीज़ है जो अपूर्व से आप पूछना चाहते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से कांटेक्ट करें, या कमेंट के थ्रू वो चीज़ पूछी जा सकती है। तो इस वीडियो पे जैसे कमेंट आएँगे, जिन लोगों के जो डाउट्स होंगे रिगार्डिंग सिलेक्शन या अलग प्रोसीजर के, उसके ऊपर भी बात की जा सकती है। तो मुझे लगता है ज़्यादातर चीज़ें कवर कर दी हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सिलेक्शन में रोल प्ले करती है, एक आपका, जैसे अपूर्व ने बताया कि डेली तुम क्या करते हो, वही सारा गेम चेंज करेगा। लास्ट के 2 घंटे या 2 महीने कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लाएँगे। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप यहाँ पे लिया जा सकता है, जो बच्चों के लिए मैं देना चाहूँगा, कि पेशेंस। कभी भी ना लगता है कि मतलब चाहे गेम आपका कितना भी दूर जा रहा हो, हमेशा आपको दिमाग में ये ध्यान रखना है कि यहाँ से भी जीता जा सकता है, एंड दैट शुड बी योर मंत्रा, जो आपको याद रखना है कि कोई भी कंडीशन है, भले ही हम 2 दिन हार रहे हों, लेकिन आखिर के 3 दिनों में भी हम गेम जीत सकते हैं, पलट सकते हैं, एंड दैट शुड बी योर माइंडसेट। तो आपको कैसा लगा, अपना फीलिंग कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, ठीक है? बाकी जैसे कमेंट आएँगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।